everyone, welcome to our YouTube channel Let's Visualize India. This is Pratima. So आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 दैट इज एयर AIR ऑल इंडिया रैंकिंग राइट। नहीं बिल्कुल नहीं, AIR एयर मीन्स हवा राइट। तो हमने लास्ट 2-3 चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट लिथोस्फीयर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में और भी आगे डिटेल्स में हम बात करने के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो ये है हमारा कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं। ऑलराइट, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या है? क्या आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारा अर्थ है ना, उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ठीक है। उस ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? एयर। उस ब्लैंकेट का जो एयर है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, पूरा अपने अर्थ में आपने देखा होगा, अपन कहीं भी है तो अपने क्या है, आसपास एयर है, ठीक है। तो एयर है, उस एयर को क्या कहेंगे हम? पूरा जो सराउंडिंग एयर है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। तो जो हमारे लिविंग बींग्स जो है, हम लोग है और जो ट्रीज है, एनिमल्स है, उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्योंकि वहां से हमें क्या क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन सब वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है उससे हमें एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, और वो हमें क्या करती है? जो हमारी सनरेज आती है, जो हार्मफुल रेज आती है सन से, उससे हमें प्रोटेक्ट भी करती है। उसके अलावा जो ये ब्लैंकेट है वो हमें क्या करता है? जो डे टाइम में सन की जो हीट है, आपको पता है जो सन की जो हीट आती है वो बहुत तेज आती है, बहुत जबरदस्त आती है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो लेयर्स है वो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है और हमारे पास इतनी हीट नहीं पहुंचती जितनी कि सन हीट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हीट से हमें प्रोटेक्शन करता है। अगर मान लो कि ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ये ब्लैंकेट है, ये अगर नहीं हो तो क्या होगा? डू यू नो? तो क्या होगा कि जो सन की जो रेज आएगी, देखिए आपको पता है अपना अर्थ मूव करता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो जिस साइड में सन की जो रेज आएगी, जिस साइड पे सन की जो रेज आएगी वो साइड तो हो जाएगा बिल्कुल हीट, ठीक है। और जैसे जैसे अपना अर्थ मूव करेगा, ठीक है, अपना अर्थ मूव करेगा, तो जब नाइट टाइम आएगी तो क्या होगा? जो दूसरी साइड है जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुंच पाई है, वहां पे वो साइड क्या होगा? बिल्कुल फ्रोजन, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, बहुत ठंडी होगी, मतलब अपन बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। दिन में तो हम बेक्ड हो जाएंगे और नाइट में हम फ्रीज हो जाएंगे, ये सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए एटमॉस्फेयर की क्या होती है? हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? जो हमारे सन की जो रेज आती है उसको क्या करेगा? बिल्कुल एक बैलेंस में बना के रखेगा, ठीक है। चारों तरफ से जो उसकी हीट है, उसकी रेज है, उसको एक बैलेंस बना के रखेगा, ताकि डे टाइम में भी इतनी गर्मी ना रहे और नाइट टाइम में भी इतना ठंडा ना रहे। ऑलराइट, तो ये बात हुई हमारे एटमॉस्फेयर की। और एटमॉस्फेयर से हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? बैलेंस रहता है, जिससे अर्थ पे लिविंग पॉसिबल है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है। सबसे मेजर कंपोजिशन किसका है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उससे भी ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। कितना? 78%। और ऑक्सीजन का 21%। बाकी का जो 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है। अदर गैसेस कौन कौन से हुए? हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब 1% में आते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जो एयर में क्या होते हैं? डस्ट के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं,
छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने देखा होगा सन की जो रेज आ रही है ना, उस सन की रेज में छोटे छोटे से कुछ डस्ट टाइप के आते हैं। आपने अगर नहीं किया है तो आप देखना, सन की रेज जहां से भी आ रही है उसको आप गौर से देखना, वहां पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो, है ना। तो वो तो क्या है, हम देख सकते हैं, विजुअलाइबल है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते, वो भी मौजूद होते हैं कहाँ पे, एटमोस्फेयर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हाँ, ये हमारा कंपोजिशंस होता है कि जिसमें हम कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर गैसेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन का पार्ट सबसे ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट है हमारे नाइट्रोजन का, दिस फुल पार्ट जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये है पूरा नाइट्रोजन का पार्ट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का पार्ट कितना है, 78%। जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा प्लेंटीफुल गैस होती है हमारे एयर के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो किसके लिए हेल्पफुल है, हमारे एनिमल्स और लिविंग जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए तो है नहीं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जो हम ब्रीथ इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन का पार्ट भी आता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा नीड जिसको है नाइट्रोजन की, वो है प्लांट्स। ओके, तो जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर के थ्रू नहीं लेते हैं अपनी बॉडी में, वो कैसे लेते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। बैक्टीरिया के थ्रू कैसे लेते हैं, जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, सॉइल जो होती है मिट्टी, उसके अंदर जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो रूट्स और सॉइल वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। और उनके थ्रू पूरे प्लांट में नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन पूरे प्लांट में फैलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन गैस लेते हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से ये तो था नाइट्रोजन के बारे में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो ऑक्सीजन है उसका कितना परसेंट पार्ट है, उसका पार्ट है 21%, ठीक है। 21% पार्ट में जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। क्यों, क्योंकि उससे ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग का काम ऑक्सीजन करती है, और वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। ऑलराइट, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और उनको बाहर एक्सेल करते हैं। ऑलराइट, और वही ऑक्सीजन हम हमारी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि ऑक्सीजन, जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होती है। ऑलराइट, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स के पास नहीं पहुंचेगा तो मतलब ये समझ लो आप कि उनको फूड नहीं मिल रहा है, ये उनका फूड है। ऑलराइट, तो उनके घर में मतलब गैस नहीं जलेगी जब तक उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए। ऑलराइट, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमंस रिलीज करते हैं और एनिमल्स रिलीज करते हैं, उतने ही अमाउंट में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से
क्या होता है, एक परफेक्ट बैलेंस बैठा रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स के अंदर की। जितने वो लोग ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, जितना ऑक्सीजन वो प्लांट्स रिलीज करेंगी उतने ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करेंगे। ऑलराइट, ये आया आपको समझ में? तो ये बात हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कुछ पार्ट, राइट, तो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या क्या चीज में हमारे लिए हेल्पफुल होती है, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है उसको क्रिएट करती है। आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अगर नहीं मालूम है आई एम श्योर वैसे आपको पता होगा, क्योंकि ये आपके लास्ट क्लास में आ चुके होंगे, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हीट आती है सन से, ठीक है, उसके रेडिएशन को क्या करती है, ट्रैप करने का काम करती है, ताकि उसका पूरा जो रेस है वो पूरी रेस अर्थ तक ना पहुंचे, तो वो उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है। ऑलराइट, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि इसने इम्पोर्टेंट काम करती है, तो हम लोग जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उस एटमॉस्फेयर में हम इजीली लिवेबल हो पाते हैं। ठीक है, पर इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आज के एक्चुअल सिचुएशन है उसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में बढ़ रही है। और ये चीज जो है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जैसे कि आपको पता है कि अर्थ की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जिस रेशो में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशो में ट्रीज का प्लांटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जो ट्रीज है उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, लेकिन वो उतनी ऑक्सीजन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जितने कि ह्यूमन बींग्स को चाहिए। ऑलराइट, आए समझ में? तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब कैसे बढ़ रही है ये देखिए आप, जो हमारे कार्स हैं या कोई भी व्हीकल है, ठीक है, उस वो क्या करती है, धुआं छोड़ती है। ठीक है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन फैलता है, और जो फैक्ट्रीज है वहां से भी जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, वो सब क्या होता है, एटमोस्फेयर में जाके मिलता है, और वो क्या क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरे जो एटमोस्फेयर है उसको क्या कर रही है, पॉल्यूटेड कर रही है। ऑलराइट, तो ये पोल्यूशन जो है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ये पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट करेगी। ना तो प्लांट्स इतने ऑक्सीजन बना पा रहे हैं, और वो पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। आया समझ में? तो ये थी इसकी प्रॉब्लमेटिक। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे बड़ा जो इफेक्ट मैंने आपको बताया वो क्या था, ग्लोबल वार्मिंग। उसे, जो कि मैं बता रही हूँ आपको, पोल्यूशन फैल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा परेशानी जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो यही है कि हमारे एटमोस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसके अलावा क्या है, जो हमारे स्नो है या जो हमारी ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होती जा रहे हैं। मेल्टिंग का मतलब आप समझते हैं ना, पिघलते जा रहे हैं। जो स्नो है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सी का लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो पिघलेंगे तो कहाँ जाएंगे, जो सी है, जो समुद्र है उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। तो जो समुद्र का जो लेवल है, जो सी का जो लेवल है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो उनकी जो बाउंड्री है वो बढ़ेगी। बाउंड्री बढ़ेगी तो मतलब पानी जो है वो हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। जो वहाँ के कोस्टल एरियाज के आसपास जो भी, जितने भी फैमिली रहती है, जितने भी लोग रहते हैं, तो उनके घरों तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज नुकसान वाली है। इसके अलावा क्या होता है, जो सबसे बड़ा चेंजेस किसमें आएगा, क्लाइमेट में। जो हमारे क्लाइमेट में आपने आज कल आप सुनते होंगे कि क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं।
क्यों आ रहा है? वो इसी वजह से आ रहा है कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग की जो रेट है, जो रेशो है, वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ रही है और वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो क्लाइमेट है, हमारा जो एटमोस्फेयर है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कंपोजिशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो और भी गैसेस होती हैं उसमें ऑर्गन है, हाइड्रोजन है और ओजोन है, तो ये अदर गैसेस है। जो मेन इंपॉर्टेंट 3 गैसेस थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करी है और आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की। जो हमारा अर्थ है उस पे कितने लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है। तो ये तो आपने सुना होगा आई एम श्योर कि हमारे जो अर्थ है उस पे मेनली 5 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड लास्ट है एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये होती हैं 5 लेयर्स। ऑलराइट, हम वन बाय वन करके सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोस्फियर। टोपोस्फियर क्या होता है ये देखते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप जो ये पिक्चर है GIF फाइल, इसमें आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले नीचे क्या है? एक सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? बुर्ज खलीफा, माउंट एवरेस्ट, हिरोशिमा, मशरूम क्लाउड, ठीक है। ये सब है। ये सब कहाँ है? ट्रोपोस्फियर में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम रह रहे हैं, जहां लिविंग पॉसिबल है, दैट स्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ऑलराइट, ट्रोपोस्फियर का इन द सिंपल एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम बोले तो ट्रोपोस्फियर लेयर जो है वो ऐसी लेयर है जहां लिविंग पॉसिबल है। ऑलराइट, यह है आपको समझ में। इसके बारे में और समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं क्योंकि जहां हम रह रहे हैं वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ही होगी, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर का जो पोर्शन है वो 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस स्फीयर में क्या है? ब्रीथिंग पॉसिबल है क्योंकि यहीं पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, यहीं पे प्लांट्स को, और सॉरी ह्यूमंस को ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो वेदर के फिनोमिना होते हैं जैसे कि फॉग हुआ, रेनफॉल हुए, ठीक है, वो सब भी कहाँ होते हैं? यहीं पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अब आप ये सोचेंगे कि मैम आसमान तो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी स्काई है और उसके ऊपर हमें क्लाउड्स, रेनफॉल्स, ये सब कैसे पॉसिबल है? हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर से, जैसे बिल्कुल जो ऊपर स्काई है जहाँ पे ये पूरा स्पेस फैला हुआ है वहां से रेनफॉल हो रही है। हमें तो ऐसी फीलिंग आती है, राइट। आपने ऊपर जब आप देखते हो तो आपको ऐसी तो फीलिंग आती है कि बिल्कुल ऊपर जहाँ स्पेस है हमारा वहां से रेनफॉल हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेनफॉल कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। क्लाउड्स कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉग होते हैं, जितने भी वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो सब ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है। उसके ऊपर अलग से जो लेयर्स है उनका काम दूसरा है, लेकिन ये जो वेदर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है उनका काम क्या करना है? ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप फ्लाइट्स में तो आई होप सब लोग चढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो नहीं गए हैं वो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा कि जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, वो जब चलता है ऊपर स्काई में तो नीचे आपको क्लाउड्स नजर आते हैं। आपने देखा? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप क्लाउड्स के ऊपर चल रहे हैं? तो आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया माइंड में कि ऐसा कैसे? क्यों? क्योंकि जो एरोप्लेन है वो कभी भी ट्रोपोस्फियर में नहीं चलता है, वो ट्रोपोस्फियर की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें चलता है। ऑलराइट, ट्रोपोस्फियर में एरोप्लेन नहीं चलती है, उसके ऊपर वाली जो लेयर है वहां पे क्या होती है? एरोप्लेन चलती है। अब उस लेयर का क्या वर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी।
लेकिन ये सब चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा, ट्रोपोस्फियर वाला पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर का ऊपर वाला पार्ट होगा, जो ऊपर वाली लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट जो होती है वो जनरली कितनी होती है, 50 किलोमीटर। ठीक है, और इस लेयर में क्या होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते। ओके, इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते। इसके अलावा इस लेयर में जो इस लेयर का फिनोमिना है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बिल्कुल सेम होता है, कभी भी चेंजेस नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करना इजी होती है, एरोप्लेन को चलाना इजी होता है। ठीक है, ये और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एरोप्लेन हमेशा कहाँ चलती है, जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है वहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में ये जो लेयर है वो चलती है, और सॉरी ये जो एरोप्लेन्स वगैरह है वो चलते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा क्या होता है, जो इसकी स्ट्रेटोस्फीयर है वो कौन सी गैस कंटेन करके रखती है, ओजोन। ओजोन गैस कंटेन करके रखती है। उसका एक क्या है, जो हमारे सन से जो रेज आती है, हार्मफुल जो रेस होती है, उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर जो हमारी थर्ड लेयर है दैट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है एज यूजुअल। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी हाइट स्ट्रेटोस्फीयर से अगर ऊपर से काउंट करें तो इसकी हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर। और जो 80 किलोमीटर्स मतलब 80 किलोमीटर्स तक ये पूरा मेसोस्फीयर फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो मीटोराइट्स होते हैं, जो मीटोराइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेसोस्फीयर के अंदर जो होते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। कैसे बर्न अप होते हैं, आपने देखा होगा ना टूटता हुआ तारा, राइट। तो जो टूटता हुआ तारा ना, दैट इज द मीटोराइट्स। ठीक है, जो मीटोराइट्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, इस लेयर में मीटोराइट्स जो स्पेस से एंटर करते हैं, टूटे हुए तारे को जो आप कहते हो, वो जो मीटोराइट्स होते हैं वो एक्चुअली टूटे हुए तारे नहीं होते हैं, वो मीटोराइट्स होते हैं। ये एक अजम्पशन हम मान लेते हैं कि वो टूटता हुआ तारा है। ठीक है, तो वो जो मीटोराइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें शो होते हैं वो इस लेयर के अकॉर्डिंग हमें शो होते हैं, इस लेयर में वो आगे गिरते हैं और हमें शो होते हैं। ठीक है, तो इस लेयर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर, दैट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होता है, अब मेसोस्फीयर के जो ऊपर वाली जो लेयर होगी दैट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब वो कैसे बढ़ रहा है ये देखिए, क्योंकि जो सन है, ठीक है, जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पे आ रही है, हमारी लेयर टू लेयर पहुंच रही है हमारे नीचे तक, और ये जो लेयर है वो ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर है तो जिस जो लेयर सन के जितनी ज्यादा पास होगी वहां पे सन की रेस ज्यादा पड़ेगी। ये आया आपको क्लियर समझ में। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइट पे है इसी वजह से थर्मोस्फीयर की जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अलावा आयनोस्फीयर जो होता है वो इस लेयर का एक पार्ट है। आयनोस्फीयर क्या हुआ, आयनोस्फीयर इसमें क्या होता है, आयन सॉरी आयन रेडिएशन होते हैं, जहाँ जैसे आप अपने एफएम पे सॉन्ग सुनते हैं, आजकल एफएम कितना पॉपुलर हो चुका है, राइट। तो एफएम रेडियो एफएम पे जो आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, जो रेडियो एफएम आप सुनते हैं, वो कहाँ से पॉसिबल है, इसी स्फीयर से। अभी आयनोस्फीयर है क्या, पहले ये समझते हैं। आयनोस्फीयर क्या होता है, जैसे कि आप एक बच्चे को कुछ खाना वाना खिला दो, है ना, उसका बिल्कुल टमी फुल कर दो, स्टमक पूरा फुल कर दो, तो क्या होगा, चार्जअप हो जाएगा। चार्जअप होने के बाद वो इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, घूमेगा, खेलेगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, उल्टा आपकी हेल्प जरूर करवाएगा कि आपको परेशान नहीं करेगा। एज सिंपल एज इट इज, जो आइनोस्फीयर है वो क्या करता है, जो
सन रेस जो आ रही है वो उसके फूड का काम करती है, उससे वो क्या होता है, चार्ज अप हो जाता है। ठीक है, जो आयन जो होती है वो जो उसे सन रेस से उसे मिल रही है, उससे जो आयनोस्फीयर है वो बिल्कुल चार्ज अप हो जाता है। चार्ज अप होने के बाद में वो इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो ये जो वो घूम रहा है इससे क्या होता है, जो रेडियो ट्रांसमिशन है उससे हेल्प मिलती है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक नहीं है, वो घूमती रहती है। ठीक है, और जैसे कि हम एफएम चैनल्स वगैरह जो हम सुनते हैं वो किसके थ्रू सुनते हैं, इसी रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू सुनते हैं, दैट इज आयनोस्फीयर। ठीक है, तो आया आपको समझ में? ये आयनोस्फीयर कहाँ होता है, थर्मोस्फीयर के अंदर होता है। ये एक सब स्फीयर पार्ट है थर्मोस्फीयर का। और इस थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि जो सन की जो रेज आती है उसमें उसको क्या मिलता है, आयन मिलता है। तो आयन से वो चार्जअप होता है, बूस्टअप होता है, और उसके बाद में वो पूरे जहां तक उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी, जहां तक उसकी पहुंच है, वहां तक वो क्या करेगा, रेडियो का रेडियो ट्रांसमिशन का फैलाएगा। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से, ये देखिए, ये है आपका क्या, सैटेलाइट, दिख रहा है आपको, दैट इज। ठीक है, तो ये जो है ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और ये जो घूमने से जो इसकी जो इसकी जो पहुंच होगी, जहां तक इसकी पहुंच होगी वहां तक ये अपनी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करेगा। आए समझ में? तो ये हुआ आपका थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये है लास्ट हमारा, लास्ट और फाइनल स्पेयर है हमारा, हाँ, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो एक्सोस्फेयर से पहले मैंने आपको क्या बताया था, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन काम होता है, सैटेलाइट्स वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब वहीं पे स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, जो एक्सोस्फेयर है उसकी और स्पेस की अच्छी खासी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस के बिल्कुल पास है। ठीक है, तो जो पास होगा उसकी तो अच्छी फ्रेंडशिप होनी है, नहीं तो रहेंगे कैसे दोनों साथ साथ, ये भी तो जरूरी है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रिश्तेदार समझ लो। तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, इस लेयर की जैसे कि इसमें पिक्चर में आपको बता रहे हैं, इस लेयर में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ठीक है, और ये कहाँ तक, 500 किलोमीटर ये उतना फैला हुआ। ऑलराइट, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये क्या है, सबसे लाइट गैसेस है, इसी वजह से ये स्पेस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो स्पेस है वहां पे एयर नहीं है। आपने सुना होगा ना कि स्पेस में अगर हम कुछ चीज ऊपर से नीचे डाल रहे हैं तो वो स्पेस में ही भटकती रह जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फोर्स भी नहीं है। राइट, तो स्पेस में ना तो ग्रेविटी फोर्स है, ना ही स्पेस में एयर है, एयर बेहद कम है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी फोर्स वाला तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। हम बात कर रहे हैं अभी एटमोस्फेयर की। ठीक है, तो एटमो इस लेयर में एयर ना के बराबर है, बिल्कुल बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है। इस वजह से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो गैसेस होती है, लाइट गैसेस, वो स्पेस में रहती है, और इसी वजह से जो हमें स्काई में जो तारे दिखते हैं ना, स्टार्स, वो इन्हीं लाइट गैसेस की वजह से वहां पे मौजूद है। ऑलराइट, तो ये आया समझ में आपको, ये बात हुई एक्सोस्फीयर की। तो आई होप आपको जो 5 लेयर्स है वो पांचों क्लियर हो चुके होंगे। चलिए एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी लेयर थी, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में जहां हम रहते हैं दैट इज ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, जहाँ लिविंग बींग्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, और जहाँ पे वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं वो सब होते हैं, जैसे क्लाउड्स वगैरह, रेनफॉल वगैरह, वो सब का होता है ट्रोपोस्फेयर। देन स्टेरोस्फेयर। स्टेरोस्फेयर में क्या होता है, एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करती है वहां पे, वहां का जो टेम्परेचर है वो हमेशा नॉर्मल रहता है, वहां कोई भी क्लाउड्स नहीं होते, वहां कोई भी रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, देन उसके बाद में उसके ऊपर क्या आता है, मिसोस्फेयर। मिसोस्फेयर में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज है, जो आपको टूटते हुए तारे जो आपको दिखते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, मिसोस्फेयर में। ठीक है, मिसोस्फेयर में जो हमें टूटते हुए जो तारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था,
वो वहाँ पे बर्न अप हो रहे हमें नजर आते हैं। और इसके अलावा ये जो है हाइट में ये कितना होता है, 80 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर में क्या था, थर्मोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, थर्मोस्फीयर में, ऑलराइट। और उसके बाद में लास्ट और फाइनल है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और स्पेस के सबसे पास वाली लेयर होती है, वहां पे एयर सबसे कम होती है। इसी वजह से वहां पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस एग्जिस्ट करती है और रह पाती है, ठीक है। ये तो था आपके 5 लेयर्स के बारे में, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट होता है। इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, गैसेस के बारे में पढ़े, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती है उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। So stay tuned with us. Thank you very much.